हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल स्टोरी हंगर को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। रजत एक सरकारी मुलाजिम था। इस कारण आए साल कहीं न कहीं उसका ट्रांसफर होता रहता था, जिस वजह से उसकी पत्नी राधिका भी बहुत परेशान रहती थी। लंबी ड्राइविंग के बाद वो फाइनली अपने विला में पहुंच चुके थे, जिसे गवर्नमेंट ने रजत के लिए अलॉट किया था। प्लीज रजत, रिक्वेस्ट करो अपने डिपार्टमेंट को कि अब वो तुम्हारा तबादला ना करे। रिमी भी अब बड़ी हो रही है। मैं बार बार उसका स्कूल चेंज नहीं करवाना चाहती। चिंता मत करो, शायद अब दोबारा मेरा ट्रांसफर नहीं होगा। अच्छी खासी पोस्ट मिल गई है मुझे, अब काम तो यहीं पर होगा। डोंट वरी। सुनो, आज घर की केयर टेकर नहीं है यहाँ। प्लीज आज तुम खाना बना लो ना। क्या यार, मैं पहले ही इतना थक चुकी हूँ, ऊपर से अब खाना भी बनाओ। प्लीज ना यार, बहुत भूख लगी है। राधिका सफर के कारण बहुत थक चुकी थी, इसीलिए चिड़चिड़ा हुए वह किचन में खाना बनाने गई। खाना बनाते बनाते अक्सर उसे गाना गुनगुनाने की आदत थी, तो वह खाना बनाते हुए एक गाना गुनगुनाने लगी। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। अरे ये कैसी आवाज थी? इस घर में आवाज इको होती है क्या? क्या उस आवाज को सुनकर पहले तो राधिका थोड़ी घबरा गई, लेकिन फिर वो उसे नजरअंदाज करती हुई दोबारा से वही गाना गुनगुनाने लगी। उसे फिर से वही दबी सी आवाज उसके पीछे पीछे गाना गुनगुनाते हुए सुनाई दी। नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, जरूर कोई तो है यहाँ पर, कोई तो है। उस आवाज को सुनकर राधिका तुरंत पीछे मुड़ी। तभी उसे लगा कि मानो अभी अभी कोई काला साया उसकी आंखों के सामने से बहुत तेजी से गुजरा हो। उसे देखकर राधिका बहुत घबरा गई। रजत रजत जल्दी आओ, कहाँ हो तुम? रजत राधिका की इस तरह चिल्लाने की आवाज सुनकर हड़बड़ा कर वहां पे आता है। क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? तुम इस तरह से चिल्ला क्यों रही हो? वो मुझे अभी ऐसा लगा जैसे कोई काली परछाई अभी मेरे सामने से गुजरी, बहुत तेजी से। और रियली, तुम्हें लगता है कि तुम यह सब बोलकर मुझे डरा पाओगी? वैसे सच कहूँ तो कोशिश अच्छी थी तुम्हारी, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी इस ट्रिक में नहीं फंसूंगा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ यार। अच्छा वो सब छोड़ो, खाना बन गया है? चलो मैं खाना लेकर जाता हूँ, तुम प्लेट्स लेकर आ जाओ प्लीज। नहीं अभी नहीं, मत जाओ, मेरे साथ ही चलना। रजत, राधिका और उनकी बेटी रिमी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। राधिका रिमी को उसके रूम में ले जाकर सुला देती है। वह उसे सुलाकर अपने रूम में वापस आती है तो देखती है कि रजत गहरी नींद में सो चुका है। वह अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करती है कि तभी उसे दबी आवाज में वही गाना सुनाई देता है। राधिका उस आवाज को सुनकर राधिका हड़बड़ा कर अपनी आंखें खोलती है। कौन 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 है यहाँ? मैंने पूछा कौन है यहाँ? राधिका के इस तरह चिल्लाने पर अचानक रजत की नींद टूट जाती है। क्या हुआ? राधिका इतनी जोर जोर से चीख कर किससे बातें कर रही हो तुम? रजत कोई है यहाँ पर, उसने अभी वो गाना गाया, मेरा नाम भी लिया और मेरा नाम भी पता है उसे। रिलैक्स हो जाओ यार, लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। तुम डरो मत, कोई नहीं है यहाँ, रिलैक्स। रजत के समझाने पर राधिका फिर से करवट लेती हुई सोने की कोशिश करती है कि तभी उसे रूम की खिड़की पर किसी के नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है। इतनी रात को ये खिड़की कौन नॉक कर रहा है? राधिका घबराते हुए बिस्तर से उठकर खिड़की के पास जाती है। वह जैसे ही खिड़की पर लगे पर्दे को साइड करते हुए हटाती है, तभी उसे खिड़की पर एक बेहद भयानक औरत नजर आती है, जिसका पूरा चेहरा सफ़ेद था और चेहरे पर जहां तहां कटने के निशान थे। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी। बिखरे बाल और लंबे नाखून मानो जैसे कोई चुड़ैल राधिका के सामने आ गई। उसे देखकर राधिका की सांस ही अटक गई। इससे पहले कि वह चिल्लाकर रजत को उठा पाती, उससे पहले ही डर के मारे वो बेहोश होकर वहीं गिर गई।
सुबह जब रजत सोकर उठा तो उसने देखा कि राधिका खिड़की के पास जमीन पर गिरी हुई है। उसने राधिका के पास जाकर उसे जगाने की कोशिश की। अचानक उठ खड़ी हुई। वो आई थी रजत, मैंने कल रात को देखा उसे यहाँ खिड़की पर लटकी हुई थी। बहुत भयानक थी। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा रजत, प्लीज हम कहीं और चलते हैं यहाँ से। राधिका यार क्या हो गया है तुम्हें? जब से यहाँ आई हो तब से बहकी बहकी बातें किए जा रही हो। कुछ भी तो नहीं है यहाँ, और होता तो मुझे भी दिखता ना। तुम न यह हॉरर सीरियल्स देखना थोड़ा कम कर दो प्लीज। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। राधिका को समझाकर रजत ऑफिस के लिए निकल जाता है। राधिका का पूरा दिन उसकी बेटी के साथ अच्छी तरह से बीतता है। दिन में तो उसके साथ पिछली रात जैसी कोई घटना नहीं घटती, लेकिन शाम को अंधेरा होते ही उसे फिर से कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है, मानो जैसे कोई साया उसके साथ रहकर उस पर नजर रख रहा हो। वह सबको खाना सर्व करती है। खाना खाकर रिमी को सुलाकर वह अपने कमरे में आकर बैठती है कि तभी रजत उससे कहता है, यार सॉरी इतनी रात को तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, लेकिन तुम प्लीज़ मेरी वो ब्लू वाली शर्ट निकाल कर प्रेस कर दोगी क्या? कल सुबह मुझे वो ऑफिस पहनकर जानी है। कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। राधिका कबर्ड में रजत की ब्लू शर्ट ढूंढने लगती है। अलमारी टटोलते हुए अचानक कोई साया बुरी तरह से राधिका के हाथ को कस के पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, रजत बचाओ मुझे। रजत दौड़कर उसके पास आता है। वह राधिका को हल्का सा खींचता है। यह क्या हो गया था? अचानक तुम्हें किसने पकड़ लिया था? रजत, इस अलमारी के अंदर एक हाथ था, उसने बहुत जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया था। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं तुम्हें कहूँ तो क्या कहूँ। बकवास है यह सब। कभी अलमारी के अंदर किसी का हाथ होता है क्या? कैसी नॉनसेंस बातें कर रही हो तुम। एक काम करो, जाकर सो जाओ प्लीज, मैं खुद ही शर्ट प्रेस कर लूँगा। लेकिन मैं सच कह रही हूँ रजत, वो हाथ था वहाँ पर, प्लीज बस करो यार। राधिका के बार बार कहने पर भी रजत उसकी कोई बात नहीं सुनता। लेकिन राधिका पहले दिन से ही अपने साथ लगातार हो रहे इन हादसों में बहुत डर जाती है। वो दूसरे कमरे में सो रही अपनी बेटी रिमी को भी अपने कमरे में लाकर अपने साथ सुला लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन आए दिन राधिका के साथ कोई ना कोई हादसा होता है। वह रजत को बार बार उसको घर छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन रजत उसकी कोई बात नहीं सुनता। कुछ समय के बाद एक रात रजत जागकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि मानो कोई औरत अभी अभी उसके पीछे से गुजरी हो, जिसने अपने पैरों में पायल पहनी हुई है। उसे बार बार किसी के पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई देती है। लगता है कि राधिका की वजह से मेरा दिमाग भी खराब हो गया है। पता नहीं कैसे कैसे अजीबोगरीब भ्रम हो रहे हैं मुझे। रजत उस पायल की आवाज़ को इग्नोर करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे बार बार अपने पीछे से वही आवाज़ सुनाई देती है। इस बार वह थोड़ा घबराते हुए पीछे की ओर मुड़कर देखता है तो उसे अपने सामने वही भयानक औरत दिखाई देती है जो उस रात राधिका को खिड़की पर दिखाई दी। रजत उसे देखकर पूरी तरह से डर जाता है। इतनी भयानक औरत को अपने सामने देखकर रजत को कुछ समझ में नहीं आता। वह जिस कुर्सी पर बैठा था उस कुर्सी से उठकर उस कुर्सी को ही उसके ऊपर फेंक कर मारता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। उस रात तो वह जैसे तैसे उस घर में हनुमान चालीसा का जाप करते हुए काट लेता है, लेकिन अगले दिन वह अपने घर में एक तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाता है। इस घर की महक से मुझे इतना तो पता चल चुका है कि इस घर में कोई ना कोई ऐसी शक्ति जरूर है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को कुछ होने नहीं दूंगा। तांत्रिक बाबा अपने हाथ में पकड़े कमंडल से जल लेकर घर में छिड़कते हैं। तभी उन्हें अपने आप कोई अंदेशा होता है और वह बड़े तेज कदमों से घर के अंदर वाले कमरे में जाते हैं, जहां आज तक रजत या राधिका भी नहीं गए थे। रजत भी बाबा के पीछे पीछे उस कमरे में जाता है। क्या हुआ बाबा, आप यहाँ क्यों आए? यहाँ तो हम लोग कभी आते जाते नहीं। इस कमरे के अंदर कोई तो राज छुपा है जिसे हमें ढूंढना होगा। ध्यान से देखो, हमें यहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। वो दोनों बहुत देर तक उस कमरे में कुछ विचित्र खोजते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तांत्रिक बाबा फिर से अपने कमंडल का जल
जमीन पर छिटकते हैं तो वह सारा जल कमरे में एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है। वहां कमरे के नीचे बने तहखाने का दरवाजा होता है। ओ माय गॉड, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि इस घर में एक तहखाना भी है। अब यह तहखाना ही उन आत्माओं के राज को खोलेगा। जल्दी से नीचे चलो मेरे साथ। मैं तहखाने का दरवाजा खोलकर वह दोनों नीचे जाते हैं। तभी वहां का नज़ारा देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। वहां पर 2 इंसानी कंकाल पड़े हुए थे, जिसमें से एक कंकाल जवान इंसान का तो दूसरा 4-5 साल के बच्चे का था। तांत्रिक बाबा जल्दी से उन कंकालों पर अपने कमंडल का जल छिड़कते हैं। तभी उस तहखाने में किसी औरत और बच्चे की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। तांत्रिक बाबा लगातार मंत्रों का उच्चारण करते हुए वहां पर अपने कमंडल को जल को छिड़कते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहां से आने वाली वो चीखें और तेज हो जाती है और भयानक दिखने वाली औरत की आत्मा उनके सामने आ जाती है और काफ़ी गुस्से में उन दोनों की ओर बढ़ती है। चले जाओ यहाँ से, इसे मेरी आखिरी चेतावनी समझना। अगर तुम अभी भी इस तांत्रिक को लेकर यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगी। कोई नहीं बचेगा यहाँ। चिंता मत करो रजत, मैं इसे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा। इतना कहकर तांत्रिक बाबा फिर से मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देते हैं। तभी वह आत्मा बुरी बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी चीख से बेसमेंट में सारा सामान जोर जोर से हिलने लगता है। वह अपनी शक्तियों से रजत के शरीर पर अपने लंबे पहने नाखून से घाव करने लगती है। उन घावों से रजत के शरीर से खून बहने लगता है और दर्द के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अभी भी वक्त है, रोक दो इसे, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार का भी यही हाल करूंगी। यह मेरा घर है और मैं अपने घर में किसी और को रहने नहीं दूंगी। अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कोई नहीं बचेगा। इस तांत्रिक को भी मार दूंगी। मैं उस आत्मा के इतना कहने के बाद भी तांत्रिक बाबा मंत्र का उच्चारण करना बंद नहीं करते। मंत्रों की तेज आवाज़ों से वह आत्मा अपने ऊपर हो रही पीड़ा से और ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और रजत को छोड़कर उसके परिवार को ख़त्म करने के लिए उनकी तरफ दौड़ती है। लेकिन तांत्रिक बाबा उसे अपने मंत्रों की शक्ति से उसी बेसमेंट में बांध लेते हैं। तभी बाहर से रजत की पत्नी और बेटी की चीख की आवाज़ सुनाई देती है। उनकी चीख की आवाज़ सुनकर वह आत्मा जोर जोर से हंसने लगती है। कहा था ना मैंने, इसे मेरी आखिरी चेतावनी समझो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसका खामियाजा तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। उसकी यह बात सुनकर रजत पूरी तरह से डर जाता है और तांत्रिक बाबा को सब कुछ रोकने के लिए कहने लगता है। यह मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर देगी बाबा। यह जो कहती है मान लीजिए, लेकिन मेरे परिवार को बचा लीजिए। तो तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो बेटा, यह बस तुम्हें भ्रम में डाल रही है। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर तांत्रिक बाबा मंत्रों का उच्चारण करते हुए जैसे ही अपने कमंडल से उस पर मंत्रों का अभिमंत्रित किया हुआ जल छिड़कते हैं तो बाहर से आने वाली रजत की पत्नी और बेटी की चीखें बंद हो जाती है और उसी समय बेसमेंट में एक छोटे से बच्चे की चीखने की आवाज़ आने लगती है। एक 4-5 साल की दिखने वाली बेहद भयानक बच्ची उसके पास आती है। तभी तांत्रिक बाबा फिर से कुछ मंत्र पढ़कर उन पर कमंडल का जल छिड़कते हैं। तभी कुछ आखिरी चीख के साथ वह आत्माएं आग की लपटों की तरह वहां से कुछ ही देर में गायब हो जाती है। बेटा, अब यह तुम्हारे घर के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। अब तुम्हें यहाँ कभी कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर जो अतृप्त आत्माएं सालों से भटक रही थी, आज वह मुक्त हो गई है। लेकिन बाबा, वह कंकाल आखिर थे किसके? किसकी आत्माएं थी जो इतने सालों से यहाँ भटक रही थी? बेटा, अपनी दिव्य दृष्टि से मैंने ये जाना है कि लगभग 100 साल पहले यहाँ एक पति पत्नी और उनकी बच्ची रहा करते थे। लेकिन वह उस औरत की दूसरी शादी थी और वह बच्ची उसके पहले पति से थी। अपने पति की मृत्यु के बाद उसने दूसरी शादी की, लेकिन उस आदमी के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं थे। उसे तो बस अंधे धन और ऐश्वर्य का मोह था। वह धन दौलत पाने के लिए काला जादू और तंत्र विद्या का सहारा ले रहा था, जिसके लिए उसने अपनी पत्नी और उसकी बच्ची की बलि दे दी। तभी उनकी आत्माएं यहाँ भटक रही है। उन दोनों की बलि देने के बाद
वह भी यहाँ पर ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया और अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। तब थोड़े समय के बाद उसे पागल खाने में डाल दिया गया और 1 साल के अंदर अंदर उसकी भी मृत्यु हो गई। वह आत्माएं खुद बहुत पीड़ा में थी, इसीलिए बहुत खतरनाक हो चुकी थी। उनकी मुक्ति बहुत आवश्यक थी। तांत्रिक बाबा से यह सब जानकर रजत के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उस दिन के बाद उसके साथ घर में फिर कोई ऐसी घटना नहीं घटी। उनकी जिंदगी में हुए इस हादसे को पूरे 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब उन्हें उस समय का याद आता है तो उनकी सोच मात्र से ही उन दोनों की रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी हंगर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।